नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव न्यूज़। आज निर्मला मौसी ने दिल्ली में बजट की घोषणा कर दी और बजट पर हमेशा सबकी नज़र रहती है और इस बजट पर विस्तृत चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है एक बड़ा पैनल, जिससे हम पूछेंगे कि बजट में क्या है खास, क्या है अच्छा और क्या है इस बजट में कमी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं और देते हैं आपको आज के मेहमानों का परिचय। हमारे साथ मौजूद हैं सीए अभिनव अग्रवाल जी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आईसीआई मुरादाबाद के चेयरमैन रह चुके हैं। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ हैं सीए हिमांशु मेहरा जी, इनडायरेक्ट टैक्स के एक्सपर्ट हैं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हिमांशु जी भी आईसीआई मुरादाबाद के चेयरमैन रह चुके हैं। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। साथ मौजूद हैं डॉक्टर पूनम बंसल जी, अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं और ख़ास बात ये कि पूनम जी कवित्री भी हैं, तो निश्चित तौर पर एक ख़ास अंदाज में पूनम जी हमें इस बजट के बारे में बता सकती हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं आकांक्षा जी, एक्सपोर्टर हैं और निश्चित तौर पर इस बार एक्सपोर्टर्स को बहुत सारी उम्मीदें थी इस बजट से, और इस बजट में उनकी उम्मीदें कितनी पूरी हुई और कितनी नहीं, ये हम आकांक्षा जी से ज़रूर पूछेंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं दीपक गुप्ता जी, कर अधिवक्ता हैं, एक लंबे समय से खासकर इनडायरेक्ट टैक्सेशन में काफ़ी रुचि रखते हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। हमारे साथ पवन जैन जी हैं, व्यापारी हैं और निश्चित तौर पर आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आज व्यापारी के रूप में इस चर्चा में प्रतिभाग कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी जी, किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक के। इसके अलावा हमारे साथ एक और एक्सपर्ट हैं शिशिर गुप्ता जी, टैक्स अधिवक्ता हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ा पहचान है मुरादाबाद की, और से भी जानेंगे कि इस बार इस बजट में क्या है खास। मैं इस चर्चा को शुरुआत करूं उससे पहले इस बजट में जो खास बिंदु थे उन बिंदुओं को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो जो आय की लिमिट है, मतलब आप आज तक आपको मतलब इस वर्ष तक आपको 5 लाख पे टैक्स देना होता था, अब 7 लाख पे देना होगा। इसके अलावा निर्मला मौसी ने बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अपनी स्पीच में बताया है। इसमें से जो मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं कि यूपीआई 2022 में यूपीआई माध्यम से जो ट्रांजैक्शन है वो बढ़े हैं। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। 102 करोड़ व्यक्तियों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण किया गया है। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ नगद ट्रांसफर किए गए हैं। तो ये प्रमुख बिंदु थे जिनकी जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। शुरुआत करते हैं चर्चा की। जो इस बजट की सबसे बड़ी हेडलाइन थी, हेडलाइन ये कि जो लिमिट है वो अब 5 लाख नहीं 7 लाख है। सबसे पहले चलते सीए अभिनव अग्रवाल जी के पास। सर, लिमिट बढ़ गई है, आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा पहुंचेगा आम जन को इससे? स्वाभाविक है, बहुत साल से ये अपेक्षाएं थी और जिस पे ये सरकार थोड़ा सा फेल हो रही थी कि टैक्स लिमिट का जो स्लैब्स है वो बढ़ नहीं रहे थे। तो आज का जो सबसे ज़्यादा हिट पॉइंट या पॉइंट रहा, केंद्र पॉइंट रहा, वो यही रहा कि उन्होंने छोटे इनकम वालों को भी और बड़े इनकम वालों के भी टैक्स स्लैब में काफ़ी छूट दी है। जैसे आपने कहा कि 7 लाख रुपए तक अब अगर किसी की आय है तो नए रिजाइम में उसे टैक्स नहीं देना है। पुराने रिजाइम की बात करें तो पुराने रिजाइम में पहले भी ऐसा हुआ करता था कि भाई अगर आपकी एटीसी और ईटीडी की डिडक्शन है 1.5 लाख की और 50,000 रुपए की क्रमशः, तो 7 लाख तक पे वैसे भी बच जाते थे। लेकिन नए रिजाइम में बिना किसी अतिरिक्त बेनिफिट के एटीसी एटीडी की छूट ना लिए हुए भी अगर आपकी इनकम है तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है ना। लगभग ऐसा लग रहा है कि किसी की इनकम 50,000 रुपए में से 60,000 रुपए महीने तक भी है तो उसे भी कोई इनकम टैक्स नहीं देना है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जिसके लिए मैं सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने ये छूट आम जनता तक पहुंचाई। सर, जिसका इंक्रीमेंट हुआ है इस बार वेतन भोगी का 7 लाख से कुछ आगे बढ़ा है, वो परेशान होगा?
देखिए वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई हमें तो ये दुआ करनी चाहिए कि आप हायर टैक्स स्लैब्स में आए, हमें ये दुआ कभी नहीं करनी चाहिए कि लोअर टैक्स स्लैब्स में आए। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टैक्स तो देना ही पड़ेगा, है ना। अब सरकार का जो कुल खर्चा इस बजट में है वो 45 लाख करोड़ का एस्टिमेट करा गया है ना। जीएसटी कलेक्शन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से गवर्नमेंट इनकम टैक्स के माध्यम से वो छूटें देगी, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले बजट में भी ये देखने को मिलेगा। हिमांशु सर है सर, जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो जीएसटी की दरें हैं उनमें कोई खास छूट इस बजट में नहीं दी गई। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो बजट आता है इसमें ये जीएसटी के लिए नहीं आता। अब तो उन्होंने जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग्स होती है उसमें ही ये लोग डिसाइड करते हैं। बाकी देखिए अभी भी जीएसटी में वो आगे अभी काउंसिल के माध्यम से बात कर रहे हैं कि आगे आने वाले में वो सोच रहे हैं कि कई सारी दरों को एक कर देंगे, तो इसमें और ये हम छूट का तो अभी कोई ऐसा सर हम लोग को आशा भी नहीं थी कि छूट देंगे, तो ऐसी मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। सर एक बड़ा सवाल, जो 2 टैक्स रिजीम कर दिए गए हैं, 2 दरें कर दी गई हैं, तो एक आम इंसान के लिए समझना अब मुश्किल हो गया है कि उसके लिए कौन सी बेहतर है, मतलब वो ओल्ड स्कीम में जाए या न्यू स्कीम में जाए। सर देखिए पहली बात तो इतना मुश्किल नहीं है, फिर सर एक बात है कि हम लोग की रोजी रोटी भी चल रही है तो जो जितने हमारे आपने देवता बुलाए हुए बुलाए, तो आप चाहते हो कि सब अपने आप ही काम कर रहे हैं, हमारी भी जरूरत चाहिए, वो हमारे भी तो मतलब वैसे पहले से ही है, और इतना मुश्किल नहीं है सर समझना, ऐसा नहीं है। और नई रिजीम में देखिए कहीं ना कहीं कुछ टैक्स में थोड़ी बहुत तो दिमाग लगाना ही पड़ता है, तो हम लोगों ने इतनी पढ़ाई करी है उसके लिए, तो भैया जब हम दुकानदार पे सामान लेने जाते हैं तो हमारे पास भी आएगा, तो हम बताएंगे ना। हमारे साथ पूनम मैम है। मैम, विपक्ष एक बड़ा आरोप लगा रहा है सरकार पे इस बजट पे कि जो वित्तीय घाटा है वो बढ़ रहा है। आप अर्थशास्त्र से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है? पहले के मुकाबले तो वित्तीय घाटा इस बार कम किया है, लेकिन उनकी उम्मीद वो चाहते हैं कि और वित्तीय घाटा कम हो, लेकिन जैसे जैसे वित्तीय घाटा बढ़ता है तो सरकार पे बोझ पड़ता है। वित्तीय घाटा ना बढ़ाने का मतलब ये है कि सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अपना बजट बढ़ा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट बढ़ने का मतलब है कि देश विकास करेगा, रोजगार का सृजन मिलेगा और हर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ेगा और उससे देश की जो विकास की दर है वो आगे जाएगी। तो सरकार का यही उद्देश्य है। वित्तीय घाटा जितना बढ़ता है वो सरकार पे बोझ ज्यादा होता है और उसका बोझ इनडायरेक्टली जनता पर ही पड़ता है। एक गृहिणी के रूप में, क्योंकि बजट कहीं ना कहीं महिलाओं से भी जुड़ा हुआ होता है, तो आपको क्या लगता है ये बजट एक महिला के रूप में, गृहिणी के रूप में कितना फिट बैठता है? हाँ, गृहिणी के रूप में, महिला के रूप में तो मैं बहुत खुश हूँ कि महिलाओं के लिए सरकार ने सम्मान पत्र जारी किया है, जिसमें कि 2 लाख तक की बचत पर 7.5% का ब्याज उनको मिल रहा है। और गृहिणी के रूप में जब हमारा इकोनॉमी डेवलप करती है, उत्पादन बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे जो सेवाओं के मूल्य हैं, जो महंगाई है उसकी दर भी कम होगी, और जब दर महंगाई की कम होगी तो निश्चित रूप से एक गृहिणी को तो सबसे ज्यादा फायदा उसी से होता है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए भी सरकार ने इसमें किया है, तो जो सीनियर सिटीजन गृहिणी है, महिला है, उसको 15,000 की बढ़ाकर सीधा 30 लाख, 15 लाख से सीधा 30 लाख की लिमिट करी हुई है। तो ये तो बहुत बड़ा फायदा है गृहिणी के रूप में भी। यानी निश्चित तौर पर बहुत सारे एक्सपोर्टर मुरादाबाद में हैं, लेकिन इस बजट में एक्सपोर्टर्स के लिए क्या था ये जानेंगे हम आकांक्षा जी से। के रूप में मुझे बजट में कुछ खास उम्मीद नहीं दिखाई दी है, क्योंकि हम लोगों का ये था कि जिस तरीके से चाइना में एक्सपोर्टर्स लोन जो लेते हैं उनको रिबेट मिलता है, ऐसा कोई रिबेट नहीं है। सेकेंड थिंग, जो ये स्लैब रखे गए हैं इसमें मैं मानती हूँ कि 20% एक्सपोर्टर्स ही जिनको बेनिफिट होगा, जो 80% एक्सपोर्टर है वो स्लैब में आते हैं, उनको खासा कुछ इसमें फायदा नहीं हुआ है। तीसरी मेन चीज ये है कि जो ये एमएसएमई का 2 करोड़ का ये लोग बोल रहे हैं कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आज भी ये जो अमाउंट है सीधे किसी को भी, पब्लिक जो होती है, जो नॉन कलेक्टर होती है, उनको बेनिफिट अभी भी कुछ सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे नहीं मिलता है। तो जो थोड़ी उम्मीद थी वो बीइंग एक्सपोर्टर कंप्लीट नहीं हुई है, बट हाँ जो जनरल चीजें हैं जैसे पैन कार्ड को लेके आईडी यूज कर सकते हैं, छोटे मोटे फायदे इसमें लगता है हमारे आर्टिजन भाइयों को काफी फायदा हुआ है, तो शायद उन्हीं छोटे छोटे फायदों से हमें आगे फायदा होगा, बट इनडायरेक्टली सरकार ने कोई फायदा हमें नहीं दिया।
एक बजट में इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ाने को लेकर कई सारे स्टेप उठाए हैं गवर्नमेंट ने। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को बढ़ाने में ये मददगार होगा? हम लोगों ने डिमांड की थी कि जैसे हम लोग फेयर के लिए जो हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, हमारा जो पर्सनल खर्च पे हम अपने एयर टिकट कराते हैं उसमें रिम्बर्समेंट दिया जाए। तो शायद अभी तो ये चीज नहीं आई है, हो सकता है कि लोकल मीटिंग्स हुई होगी तो डिपार्टमेंटल मीटिंग में ये चीज आ गया है। दीपक जी भी हैं। दीपक जी, क्या क्या उम्मीदें थी बजट से और क्या क्या पूरी हुई और क्या क्या रह गई? और बहुत सारी पूरी हुई। जितनी उम्मीदें थी वो उसी की अपेक्षा से बजट भी आया, क्योंकि पिछली बार जो कलेक्शन, इनकम टैक्स कलेक्शन का उन्होंने जो टारगेट बनाया था उससे बहुत ज़्यादा आया टैक्स के पास, और टैक्स इस तरह से ज़्यादा है जितना टैक्स का टारगेट रखा था उतना तो कॉर्पोरेट ने ही पूरा कर दिया हमारा टैक्स, इंडिविजुअल का तो बचा ही रह गया। तो इसलिए टैक्स की छूट दे दी उन्होंने, तो ये सही किया और हम लोगों को बहुत सारा फायदा हुआ इससे। और जो हमारे सैलरी परसेंट हैं, या जो आपने अभी सवाल पूछ रहे थे भैया से कि जो इसकी सैलरी अभी इंक्रीज हुई है 7 लाख से, उसको भी कम से कम 20,000 रुपये का फायदा होगा। इस तरह से गवर्नमेंट ने फायदा दिया है और उम्मीदें हमारी सबसे ज़्यादा जीएसटी में थी, क्योंकि आज की डेट में हमारे जीएसटी में बहुत दिक्कतें हैं। क्योंकि बजट के अंदर वो जीएसटी के अंदर एक कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह स्कीम वगैरह ले आते तो बहुत सारे जो 17-18 के केसेस हैं, 18-19 के केसेस में उन्हें हमें सहूलियत मिल जाती, और जो टैक्स की पेनल्टीज और डिपार्टमेंट भी लिटिगेशन से बच जाता, क्योंकि इतनी सारी रिकवरी तो होनी नहीं। क्योंकि उस टाइम पे जब जीएसटी लगाया था तब ये क्या क्या लगाया था, बहुत सिंपल, बहुत आसान होगा, कोई 8वीं पास बच्चा भी लगा लेगा। लेकिन आज तक मुझे कोई 8वीं पास बच्चा मिला नहीं जो जीएसटी की रिटर्न भर पाए या जीएसटी की समझ पाए। क्योंकि बड़े बड़े सीए, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट और क्या कहते हैं हम एडवोकेट्स उसमें उलझे ही रहते हैं। कहीं इधर से निकल गया, कहीं 2 भी नहीं मिल पाता, कहीं 3 भी नहीं मिल पाता, कहीं जीएसटी अर्बन नहीं मिल पाता, हम उसी में उलझे रहते हैं। और अब 17, 18, 18, 19 के लिए जो डिपार्टमेंट से नोटिस आ रहे हैं उसकी तो बाढ़ ही आ गई है। और उम्मीदें तो बहुत सारी थी कि और कुछ करना चाहिए था, लेकिन वो अभी रह गया और शायद अगली बार कर देंगे। हमारे साथ पवन जी भी हैं। पवन जी, अभी अभी आपके साथ किसान प्रतिनिधि खड़े हैं और अभी अभी राकेश टिकैत जी का एक स्टेटमेंट आया है कि ये बजट व्यापारियों का है, किसानों का नहीं। आपको क्या लगता है ये बजट सिर्फ व्यापारियों का है? व्यापारी भी इसी समाज का हिस्सा है और यह बजट ऐसी उम्मीद नहीं थी जितना अच्छा ये बजट आया है। मैं किसी राजनीतिक दल से या किसी से प्रभावित नहीं हूं, एक आम आदमी के नजरिए से मैं देख रहा हूं। आज सुबह मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था, उसमें दैनिक यात्रियों की कुछ बच्चों के जो थे इंटरव्यू पत्रकार ने पूछे, तो सबने, किसी ने ये नहीं कहा कि हमें छूट हो, उन्होंने कहा किराया बढ़ेगा। बोले किराया बढ़े तो अच्छी बात है, लेकिन फैसिलिटी बढ़ना चाहिए। आज इस बजट में हर क्षेत्र में फैसिलिटी बढ़ाई गई, चाहे वो 50 एयरपोर्ट बढ़ाने हो, उससे हर एक को फायदा होगा, समाज के हर वर्ग को, चाहे एक्सपोर्टर हो और चाहे एक निचले स्तर का व्यक्ति हो। बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं, 157 नर्सिंग और मेडिकल कॉलेजेस, इस प्रकार से, मतलब अब उसको विस्तार से आप करेंगे, सभी लोग लगातार टेलीविजन पर देख रहे हैं। तो हर क्षेत्र में, बाकी जो निरंतर चलने वाली स्कीम है, हर स्कीम में पैसा बढ़ाया है। किसान सम्मान निधि हो, जो निरंतर गरीबों के लिए राशन वगैरह दिया जा रहा है, हर चीज में इस बजट के ऊपर पैसा दिया गया है। जहां तक व्यापारियों का प्रश्न है, तो व्यापारियों को भी हर एक चीज से यही है कि फैसिलिटी बढ़े। टैक्सेशन में विशेष करके जीएसटी, जैसे अभी हमारे मित्र आदरणीय दीपक गुप्ता जी ने कहा कि जीएसटी का थोड़ा सरलीकरण, उस पर सरकार अगर और ध्यान दे तो और मुझे नहीं लगता कि कुछ बाकी रह जाता है जनता को देने के लिए। ऐसी कल्पना नहीं थी जितना अच्छा ये बजट आया है। टैक्सेशन का भी जो एक आम आदमी को तो है, मीडियम, अपर मीडियम और हायर, इससे हर एक को बेनिफिट है इनकम टैक्स का। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इनकम टैक्स पहले देता था और उसको इसमें फायदा नहीं होगा। धन्यवाद पवन जी। यशपाल जी किसान प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर। यशपाल जी, कृषि ऋण को 20 लाख करोड़ से बढ़ाया गया है। इसके अलावा
किसानों का जो बजट था उसमें मामूली लेकिन बढ़ोतरी की गई है। कितने संतुष्ट हैं किसान के रूप में इस बजट से? देखो, इससे संतुष्ट तो हम बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात, जब देश आजाद होया था, जब उस टाइम लगभग 35% हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र को मिली थी बजट से, लेकिन इस वर्ष अब नीचे घटाती चली गई। हम ये नहीं कह रहे सरकार यही इसने करा, हर सरकार ने करा। आज 4% है, मात्र 4%। अमेरिका की जीडीपी लगभग 5.5 लाख करोड़ है, उसमें उसकी कृषि हिस्सेदारी केवल 1% है, और भारत की जीडीपी मात्र लगभग 4 लाख करोड़ के लगभग है, और उसमें हिस्सेदारी 16% यानी 17% के लगभग है यहां। तो आप ये देखो कृषि हम कितना दे रहे हैं, सरकार को कितनी जीडीपी बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें मिला क्या? एमएसपी गारंटी कानून, जैसे मोटे अनाज के लिए इन्होंने प्रोत्साहन दिया, लेकिन मोटे अनाज में उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर किसान फसल बोले, जैसे इस साल गन्ना हमने बो लिया, गन्ना कम से कम एमएसपी जो है वो 1 साल पहले तय हो, लेकिन गन्ना बो लिया और रेट बढ़ा नहीं, रेट तय भी नहीं हुआ। ऐसे ही है कि मोटे जो अनाज है, जैसे मान लिया बाजरा है या मक्का है, इनकी फसल तो बोलेंगे, लेकिन उसकी कोई गारंटी हो, उसकी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर गारंटी हमें चाहिए। ये इसमें प्रावधान नहीं करा गया। और हमें ये जो दिखा रहे हैं ना कि सम्मान निधि, ये सम्मान निधि चाहिए ही नहीं, कोई किसान नहीं चाहता सम्मान निधि। हमें फसल का वाजिब दाम चाहिए। C2+50 का ये FL2 दे रहे हैं, लेकिन हमें C2+50 अगर मिलने लगे और वो गारंटी कानून में आ जाए तो हमें बहुत फायदा होगा। लेकिन इन्होंने इस बजट में स्ट्रक्चर जो चीज है, जो परिवर्तन करा है, वो केवल करा है मत्स्य विभाग करा बहुत अच्छा मत्स्य पालन में, लेकिन जैसे बागवानी में दिया, बागवानी की जो मतलब फसलें हैं उसमें भी जैसे मान लिया ब्रोकली है, उसे दिया गया जो हाई क्वालिटी की मतलब फसल है, बागवानी खेती वो है मतलब प्रोडक्ट है, उसे हाई क्वालिटी वाले को दिया गया। मूली गाजर जो नीचे वाली है उसे नहीं दिया गया। हम तो ये चाहते हैं फल से लेकर फूल तक हर एक की एमएसपी गारंटी हो, उससे नीचे हमें ना मिले। जैसा मान लिया सेब है, हिमाचल का सेब है, उसे भी गारंटी मिल जाए, फूल वाले को भी गारंटी मिले, फल वाले को भी गारंटी मिले। लेकिन अब फसल तो बोले था, उसके मार्केट का पता नहीं चलता कि क्या रेट होगा, मार्केट में हमें क्या रेट बिकेगा उसका माल। इसी वजह से घाटे में चला जाता, क्योंकि एक तो पूरे देश का सिस्टम का नहीं पता। ये जो कर रहे हैं कि कितनी हमारी फसल बोया गया, उसका आंकड़े हमारे पास नहीं आते, क्योंकि ये इनका वही पुराना डर रहा है कि पटवारी आता और वो आंकड़े जुटाता, और आंकड़े जब तक जुटते हैं जब तक फसल पूरी कट जाती है। वो आंकड़े हमारे पास हाथ के हाथ आने चाहिए कि कितनी हमारे गेहूं हुई, कितना उत्पादन होया। इनके पास भी बहुत ज्यादा सिस्टम खराब है सरकार का भी। जैसे इन्होंने अब जो व्यापारी बाहर के लिए गेहूं या सप्लाई करी है, इस साल बहुत ज्यादा फायदा हो जाता, भारत के किसान को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता, लेकिन इन्होंने स्टॉक ही रोक दिया, क्योंकि यूक्रेन में और रूस में युद्ध चल रहा था, तो गेहूं की और उसकी फसल रोक दी। तो बजट में इसके लिए विशेष किसी के सीधा फायदे के लिए कुछ नहीं डाला। क्यों? क्योंकि इन्होंने केवल जैसे समितियां थी उसमें बजट दे दिया, जो समितियां जो पूरी बिल्डिंग थी उसकी। और ये बजट में आप देखोगे इसमें सबसे बड़ी बात कि ये केवल कृषि के लिए नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्र भी इससे जोड़ दिया। जैसा मान लिया रोड है गाँव की, तो वो भी इसी बजट में डाल दिया। तो ये केवल कृषि के लिए नहीं है, हमारा 35% पहले कृषि के लिए आता था। जब हरित क्रांति के नाम से जब वो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने एक नारा दिया था जय जवान और जय किसान का, तो उन्होंने उसमें लगभग 35% ले गए थे। आज 4% है। इससे क्या उम्मीद कर लेंगे कि 4% में, और हमारी जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी 16% है। जीडीपी हम 16% दे रहे हैं, भारत की जीडीपी में हमारी हिस्सेदारी 16% है, लेकिन हमें उसका बजट का केवल 4% है। भाई कम से कम उसे तो ले जाओ। अमेरिका में केवल मात्र जीडीपी का 1% है और उसकी हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है। तो ये हमें बजट से ज्यादा उम्मीद है। किसानों के लिए लोन के अमाउंट को काफी बड़ी मात्रा में बढ़ाया गया है। नहीं, अमाउंट बढ़ा दिया, अमाउंट क्योंकि छोटे किसान बन रहे हैं। हर साल जैसे एक बाप के 4 बेटे हो गए, तो वो कृषि मतलब उनकी केवल संख्या बढ़ गई। हमें उम्मीद क्या थी, लगभग 20 साल से जो 3 लाख पर सब्सिडी मिलती है, हमें जो लोन पे 3 लाख तक मिलती है, वो सब्सिडी बढ़नी चाहिए थी लगभग 5 लाख या 7 लाख पर। हम तो 7 लाख की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन 5 लाख तो बिल्कुल कंफर्म मान रहे थे कि 5 लाख हो जाएगा। क्यों? अब वो बढ़ाई नहीं कि 20 साल से
वही सब्सिडी चल रही केवल 3 लाख पे है। वो जो 4% मिलती है वो केवल 3 लाख तक है। उससे 7 लाख या 5 लाख, क्योंकि अब महंगाई बढ़ गई तो लगभग 5 लाख हो जानी चाहिए थी। ये तो ऑटोमेटिक एक प्रक्रिया है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसी हिसाब से उसे बढ़ा दो, हर एक की बढ़ रही है भाई, इनकम बढ़ रही है तो उसी हिसाब से वो बढ़ा दो। तो किसान का जो एक नारा दिया था इन्होंने कि 2022 तक हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, 2024 तक नहीं, पहले 2022 तक दिया था। 2022 तक जो 16 में दिया था मोदी जी ने कि 22 तक दे देंगे, तो हम 23 वाला जो शुरुआत हो रहे थे कि मैंने कुछ नया लेकर आएंगे जो इससे 22 तक, 22 से बाद में ये दोगुनी करेंगे। लेकिन ना तो किसी फसल में विशेष बढ़ाया गया और ना किसी चीज में जो कृषि जैसे मान लिया यंत्र थे उसमें विशेष हमें कुछ दिया गया, उसमें छूट नहीं दी गई स्पेशल। तो वो आज तक हमें वैज्ञानिक नहीं मिला या जो हमें ये बता दे कि आय दुगनी हो जाएगी बिना फसल के दाम बढ़े, आय दुगनी कैसा होती है ये आज तक समझ में नहीं आया। हमारे साथ शिशिर जी भी हैं। शिशिर, बहुत सारी उम्मीदें थी, किसानों की अपनी उम्मीदें थी, व्यापारियों की अपनी उम्मीदें थी, आपके पास भी लगातार क्लाइंटों के फोन आ रहे होंगे। एक तो जो 2 रिजीम आ गए हैं, 2 रेट आ गए हैं, उससे लोग काफी कंफ्यूज हैं, अभी तो कंफ्यूज हैं। आपको क्या लगता है ये बजट लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है? निश्चित तौर से जो अगर हम बजट को सरसरी निगाह से देखेंगे, क्योंकि डीप में तो अभी मैंने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर हम सरसरी निगाह से देखते हैं तो डायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है निश्चित रूप से जो है जो टैक्स पेयर है उनको बेनिफिट है और एक अच्छा बेनिफिट है। टैक्स रिजीम की बात करते हैं तो नए और पुराने वाले में भी उन्होंने नए वाले में देखिए अब है कि हायर जो टैक्स पेयर है उसके लिए बेनिफिट है। और दूसरी बात यह है, जब ये बात हो रही थी कारोबारियों की और प्रोफेशनल्स की, तो अभी इन्होंने 44AD और 44AD है, इसकी भी इन्होंने लिमिट जो है वो एक्सटेंड की है और उसको इंक्रीज किया है और 3 करोड़ रुपए तक 44AD, यानी कि आप एक तरीके से कंपोजिट डीलर उसको समझ सकते हैं कि उसको अपना जो है अकाउंट्स दिखाने की जरूरत नहीं होती है और वो अपना एक मिनिमम 8% टैक्स पर जो है 8% प्रॉफिट पर जो है वो उसको करता है, तो उसको उन्होंने बढ़ा करके 3 करोड़ कर दिया। और बात करते हैं प्रोफेशनल्स की, तो उसको भी उन्होंने जो है 50 लाख से 75 लाख कर दिया है, लेकिन कंडीशन ये लगाई है कि जो है आपका लेस देन 5% जो है वो कैश ट्रांजेक्शन होना चाहिए उसके अंदर, रिसीट्स के अंदर। तो ये बहुत बड़ा जिस तरीके से अब आगे की सिचुएशंस व्यापार में और प्रोफेशनल्स में और इस तरह की आ रही है, तो इसमें कैश का काम वैसे भी बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। बैंक में जब कैश निकालने में दिक्कत होती है, मैक्सिमम लोग अब जो है वो थ्रू बैंक ही काम कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट्स निश्चित रूप से जो है उनको मिलेगा। दूसरी बात इसके अंदर ये है, अभी सरलीकरण के नाम पर भी एक फॉर्म उन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किया है, मैं अभी देख रहा था उसको, नेक्स्ट जनरेशन टैक्स फॉर्म। तो देखते हैं उसमें क्या चीज आती है। जैसे कि अभी हमारे जो फॉर्म्स हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स के, तो थोड़े से हैवी हैं, वो केवल प्रोफेशनल्स ही एक तरीके से जो है उसको फाइल कर पाते हैं ढंग से, उसमें बहुत सारी चीजें मांगी जाती है जो एक आम व्यक्ति उसको नहीं कर पाता फाइल। अब गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया है, तो देखते हैं कि हो सकता है कि उसके अंदर कुछ सरलीकरण हो। बात थोड़ा सा जीएसटी की आती है, ये निश्चित तौर पर बात सही है कि जीएसटी के अंदर एक काउंसिल बनी हुई है, उसी को सारे अधिकार दे रखे हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन कुछ स्कीम्स जो है वो इस बजट में आ सकती थी, 17 विशेषकर 17-18 और 18-19, ये 2 साल हमारे ऐसे रहे जीएसटी के लिए। ये स्टार्टिंग थी, जो भी चीज नई स्टार्ट होती है, नया कानून होता है, जीएसटी वैसे बहुत जो है उलझा हुआ कानून है, सरकार खुद नहीं समझ पा रही उसमें जीएसटी में क्या करना है। उस संबंध में जिसमें सरकार खुद इतने अमेंडमेंट कर चुकी है अब तक, सरकार को नहीं पता, उसमें वो व्यापारियों से या प्रोफेशनल से वो जो है ये अपेक्षा करे कि वो कोई गलती नहीं करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। और उस गलती का निदान जीएसटी में नहीं हो पा रहा है, ये सबसे बड़ी विकराल समस्या हम प्रोफेशनल्स के लिए भी है। और मेरा ये थोड़ा सा एक मत था कि जिस तरीके से डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया और उपहार स्वरूप कुछ चीजें दी, इनडायरेक्ट टैक्स में भी जीएसटी में कुछ ना कुछ कोई कंपाउंडिंग स्कीम इस तरीके की एक इंट्रोड्यूस करा सकती थी, जिससे कि व्यापारियों को कुछ रिलीफ होता। काउंसिल तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन अगर इस बजट में वो चीज आती तो थोड़ा सा जो है बजट में और 4 चांद लग जाते। हमने पहले राउंड में कोशिश की सब लोगों से बजट के अलग अलग विषयों पर बात करने की। अब हमारा सेकंड राउंड होता है जिसमें हम चर्चा करते हैं कि बजट पर एक्सपर्ट्स 10 में से कितने अंक देते हैं। तो सबसे पहले अभिनव सर से मैं पूछना चाहूँगा, सर 10 में से कितने?
और हर बार ये विषय आता है कि हमें देना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अलग अलग पैरामीटर्स हैं। लेकिन सर आप तो टीचर है, आपके हाँ, अगर आप टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेनली जैसे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अभी शिशिर जी ने भी बताया कि जीएसटी में बहुत सारी अपेक्षाएं और होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट की ये मंशा भी है और मजबूरी भी है कि जीएसटी काउंसिल के पास ही उसके राइट्स हैं। तो अगर उसको बात को छोड़ दिया जाए तो इनकम टैक्स में निश्चित रूप से बहुत सारे रिलीफ्स देने की कोशिश करी है और हर सेगमेंट में, हर स्लैब में देने की कोशिश करी है। जैसे 7 लाख वाली बात तो सबको पता ही पता है। ऐसी 2 करोड़ से ऊपर जो लोग 42% से ऊपर टैक्स दिया करते थे, अब वो सिर्फ 39% में आएंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है ना, जो हायर सेगमेंट को है। तो बजट में कोशिश करी गई कि सभी सेगमेंट के को बांध के रखा जाए और सभी को थोड़ा थोड़ा बेनिफिट दिया जाए। ये ऐसे बहुत कम बजट में हुआ है, या तो निचले स्तर को मिलता है या फिर ऊपर स्तर को मिलता है। तो इस बजट में उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो बजट को 9 अंक में देना चाहूंगा। चुनावी बजट था या अगर आप बात करें चुनावी बजट तो नहीं था। मैं तो मानता हूँ कि जो एक जिस हिसाब से बजट आना चाहिए था वैसी बजट है। चुनाव वाली बात होती तो गवर्नमेंट बहुत सही राहत दे सकती है। शिशिर जी ने भी कहा जीएसटी में काफी राहत की अपेक्षा थी, गवर्नमेंट पिटारा हो सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने एक बात देखिए कि ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कि आज हमारे देश का 6.5% की जीडीपी ग्रोथ है, तो किसी देश का नहीं है, इसमें कोरोना के बाद। तो इसमें कोई शक नहीं, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे प्रयास करे हैं और आगे भी कर रही है। कुछ जगह असल में हर आदमी चाहता है कि मेरे को बेनिफिट मिल जाए, लेकिन एक मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, एक परिवार में भी आप अपने सारे बच्चों की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकते, हर आदमी की अलग अलग डिमांड होती है। तो गवर्नमेंट ने सबको एक बैलेंस करना होता है। उस बैलेंस के हिसाब से देखिए, जो मैं अभी की बात में सहमत हूँ, इनकम टैक्स में तो उन्होंने बहुत अच्छे चेंज करे हैं और शिशिर जी की बात से भी थोड़ा सहमत हूँ कि जीएसटी में पूरा निराशा हाथ लगी है कि जो क्योंकि बहुत सारी कई सारे हम जीएसटी में चेंज ही नहीं कर पा रहे। पुरानी बहुत बड़ी गलतियां हो चुकी हैं, कई टर्नओवर अगर बढ़ गए तो कम ही नहीं हो पा रहा है। टर्नओवर बढ़ाने का तो सिस्टम है, कम करने का कोई सिस्टम नहीं है। तो आज भी एंग्रो रिटर्न भी आती है, उसमें नहीं कर पाए। तो जीएसटी में थोड़ा निराश था, लेकिन इनकम टैक्स में मैं अभी के साथ ही दूंगा कि 10 में से 8.5 नंबर तो दूंगा। मैं बेहतर की उम्मीद कर रहा था। मैम 10 में से कितने अंक? 4 पंक्तियों से इस बजट को परिभाषित कर रही हूँ और उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने अंक मिलने वाले हैं। कि आत्मनिर्भर भारत का है ये बजट आधार, आत्मनिर्भर भारत का है ये बजट आधार, हर वर्ग को मिला है इसमें खुशियों का उपहार। रोजगार का सृजन करेगा मिली टैक्स में राहत, रोजगार का सृजन करेगा मिली टैक्स में राहत, बुनियादी ढांचे का होगा अब विस्तार अपार, बुनियादी ढांचे का होगा अब विस्तार अपार। निश्चित रूप से बजट हर वर्ग के लिए, और जो वातावरण था निराशा का वातावरण, उसको दूर करते हुए सरकार ने मिडिल क्लास को, दूसरे वर्गों को भी, सबको ही राहत देने का प्रयास किया है। अपनी तरफ से पूरी तरह कोशिश की गई है और निश्चित रूप से 100% तो किसी परिवार में किसी तरह से भी हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए मैं तो सोचती हूँ कि पूरे अंक मिलने चाहिए 10 में 10 बजट को। 10 में से कितने अंक? ऐसे अगर मैं निर्यातक के रूप में बोलूं तो मैं इस बजट को 10 में से 6 अंक देना चाहूंगी, और अगर मैं एक सामाजिक महिला गृहिणी के रूप में बोलूं तो मैं इस बजट को 10 में से 8.5 नंबर देना चाहूंगी। सवाल पूछने का, 10 में से कितने अंक? 10 में से सीधे अंक लोगे या पहले इसके जैसे मैडम ने बहुत अच्छी कविता से बताया कि विस्तार होगा या अच्छा होगा, वैसे जो मोदी जी का विजन है, मंत्री भी उसी के पैटर्न पे चलते हैं। जैसे एक कहावत है, तथा राजा तथा प्रजा, वो मेट्रो मौसम पूरा जा रहा है नीचे। और उन्होंने जो कोशिश की है 10 लाख करोड़ जो खर्च करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाया है, वो उससे हमारे नीचे तबके तक पहुंच जाएगा। खाली हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स देते कितने % लोग हैं, जिसके लिए हम पूरा बजट पूरी टीवी पर चर्चा केवल इनकम टैक्स पे चल रही है। हमें इनकम टैक्स देते कितने लोग हैं बताएं? हम लोग केवल चर्चा उस पर करेंगे, लेकिन देंगे नहीं, देने के नाम पे हमें सबको दिक्कत है। तो मैं इस बजट में 8 नंबर देना चाहूंगा। बहुत अच्छी तरह से बजट को पेश किया। थैंक यू। पवन जी 10 में से? जिस प्रकार बजट मुझे ऐसा लगा कि हर तबके को, हर क्षेत्र में इसमें काम हुआ है, और मेरी आयु भी 60+ है। इतना अच्छा बजट ये कल्पना कभी हुई नहीं, इसलिए मैं इस बजट को 10 में से 10 नंबर। ये अंक लायक बजट ही नहीं है किसानों के लिए,
नहीं, फिर भी आप हर चीज का पैरामीटर होता है। जैसे आज गर्व से कह रहे हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, 5वें नंबर पाए गए। ये अर्थव्यवस्था अब पता है अमेरिका और ये जो कोरोना काल के बाद क्यों गिरी? क्योंकि उनके पास कृषि का क्षेत्र ही नहीं था, क्योंकि 1% है मात्र कृषि का, और हमारे पास 16% था। तो हमने उसे वो नीचे आए, हम ज्यादा उछाल नहीं मारी हमने, वो नीचे आए और हम 5वें नंबर पाएंगे। इसीलिए सबसे देखो बजट में कोई ज्यादा चीज नहीं होती देखने के लिए, कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हमारा कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत मिला? केवल 4%। हम जीडीपी के 16% दे रहे हैं। दूसरी चीज, किसान जैसे सम्मान निधि, एक नारा इनका बड़ा पॉपुलर है कि जैसे सम्मान निधि, जैसे हम इन्हें उपहार दे रहे हैं। अरे हम मांग ही नहीं रहे, किसान ने किसी ने सम्मान निधि की कोई मांग नहीं करी, कभी मांग ही नहीं करी। वापस हाँ, कि किसी किसान ने नहीं, वापिस नहीं है। देखो मैं बताऊं क्यों वापिस क्यों नहीं करी। जो हमारी सब्सिडी काटी, हमारा कृषि का इसे एक्स्ट्रा दिया था क्या? जो हमारा कृषि क्षेत्र में इन्होंने 4% अब के दिया है, जो 35% है, घटाते घटाते, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार लगाई, हर सरकार ने नीचे गिराया, हर सरकार ने, कांग्रेस ने भी गिराया, इन्होंने भी गिराया, सबने गिराया। 14 साल में भी गिरा। 2013 के आंकड़े लगभग अगर आप लगाओ तो वो लगभग 3.87 था कृषि बजट का, इन्होंने 4% तक लेकर आए 5 साल में। लेकिन जो आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं उसमें 4% बढ़ाया नहीं, बढ़ा कैसे? इन्होंने उसे जोड़ दिया, जैसे ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ दिया, जैसे सड़क बनाने वाली है वो उसमें जोड़ दिया। तो इसमें बढ़ाया हमारे लिए बजट नहीं। बजट अगर बढ़ता तो हम मान लेते कि कृषि के ये एक नया उदय हो रहा है, जैसे हरित क्रांति आई थी, इसका उदय नहीं हुआ। हाँ, पशुपालन में हम गिर गए, मत्स्य पालन के लिए इन्होंने दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। उसके लिए 1 नंबर है मात्र, केवल मत्स्य पालन के लिए इन्होंने स्थान दिया। हाँ, जैसे मान ले बागवानी खेती दिया तो वो हमारे लिए तो है ही नहीं। आम आदमी उस खेती के मतलब प्रोडक्ट आम आदमी यूज करता ही नहीं। ब्रोकली है, ब्रोकली मौलवाद में मुश्किल से 2 कुंटल ना बिकती होगी, तो ये आम आदमी के लिए तो है ही नहीं। बागवानी के लिए तो समझा। हाँ, जो जैविक खेती के लिए ये खाना बहुत अच्छा जा रहे हैं, सरकार जो खाना बहुत अच्छा चाहती है कि जैविक किसान पैदा करे और खाएं हम, क्योंकि वो तो आम आदमी तो खा ही नहीं सकता उसे जैविक वाली, क्योंकि इतनी महंगाई उसमें आ जाती है, उसकी इतनी खर्चा बढ़ जाता कि वो आम आदमी उसके बजट से ऊपर निकल जाती है उसके रेट। अगर आप गुड़ की मांग करने लगे, आप दूध की मांग करने लगे, जो हम जैविक उसे फसल खिलाएंगे, तो गिर नस्ल का दूध लगभग 250 रुपए लीटर है, आम आदमी पी नहीं सकता। घी उसका 4,500 रुपए किलो है, उसे खा ही नहीं सकता। इनके लिए है जो हाई लेवल वाले हैं वो खाएंगे, पैदा हम करेंगे जैविक वाली और खाएंगे। ये आम आदमी के लिए हम पैदा जोन सी कर रहे हैं, जो हमारे इतने घाटे में जा रहे हैं, तो वो आम आदमी तो खाई ही बेचारा। सबसे ज्यादा जो देश में बीमारी है वो केवल जो उसमें रासायनिक लग रहा है खेती में। हम मानते हैं कि रासायनिक लगा रहे हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि मार्केट अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखो तो उसके लिए टक्कर लेने के लिए केवल रासायनिक है और कोई संसाधन ही नहीं है। अगर ये उसे लाना चाहते हैं, अगर देश को बचाना चाहते हैं, आम आदमी के हर आदमी को बचाना चाहते हैं, तो जैविक खेती पर आना पड़ेगा। लेकिन जैविक खेती के लिए बहुत ज्यादा क्रांति लानी पड़ेगी, जैसा हरित क्रांति लाए थे, श्वेत क्रांति लाए थे। इसके लिए अभी सरकार तैयार है ही नहीं। तो मैं तो एक केवल मत्स्य पालन वाले को 1 अंक दूंगा और कोई हमारे लिए कुछ है ही नहीं। अगर संपूर्ण बजट की करें तो किसी भी चीज में पर्टिकुलर किसी चीज में एक फील्ड में सरकार आगे होती है, किसी एक चीज में कम होती है। हम बात अगर पूरे सिनेरियो की करें पूरे बजट की, कि जैसे कस्टम ड्यूटीज में उन्होंने जो है काफी जो है डिक्रीज की हैं, टीवी, कैबिनेट और चिमनीज, अगर हम गृहिणी की बात करें, चिमनीज जो है इसमें उन्होंने कस्टम ड्यूटी कम की है। कपड़ों में, टेक्सटाइल में और टॉयज में, बच्चों के खिलौनों में, इस तरीके के। और कुछ जो ग्रीन जोन में अब जैसे यारी इथिलियम बैटरी के नाम से एक हुआ था, उसमें उन्होंने काफी जो है प्रोत्साहन देने के लिए, जिस तरीके से अब नई हमारी क्रांति आ रही है कि हम सब चीजें अब इलेक्ट्रॉनिक कार, इलेक्ट्रॉनिक बस, सब चीजें आ रही हैं,
उसमें गवर्नमेंट ने काफी कुछ प्रयास किया है बजट में देने के लिए। तो अगर सबको देखा जाए इन ऑल तो एक्सीलेंट से कम और गुड से ज्यादा लगभग 8.5 इनको जो है 10 में से दिया जाए। धन्यवाद शशि जी। थैंक यू। निश्चित तौर पर पूरे देश के बजट में हर किसी को संतुष्ट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। पिछले 75 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई, तो ये उम्मीद करना कि ये सरकार कर पाएगी ये थोड़ा बेमानी हो जाता। लेकिन फिर भी जो एक्सपर्ट की राय थी उसमें कहीं ना कहीं इस बजट को पिछले बजटों से तो बेहतर बताया ही गया है। और उम्मीद करते हैं ये इस मुहिम के जरिए आपको बजट के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। जो आपके सवाल होंगे बजट से जुड़े हुए, उनके जवाब भी आपको मिले होंगे। इस तरह के प्रोग्राम हम आगे भी आपके लिए लिख के आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।